इकिगाई एक ऐसी किताब है जो जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी के रहस्य को उजागर करती है। इसे हेक्टर गाजिया और फ्रांसिस्क मिरालिस ने लिखा है। ये किताब उस जापानी शब्द इकिगाई पर आधारित है जिसका अर्थ है जीवन का उद्देश्य। यह वो चीज है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा देती है। ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं और उनकी जिंदगी न सिर्फ लंबी है बल्कि खुशी से भरी भी है। लेखक बताते हैं कि यह किताब उनकी जीवन शैली को समझने का एक प्रयास है, जिसमें उनकी खाने की आदतें, शारीरिक सक्रियता, सामाजिक जुड़ाव और मानसिक शांति शामिल है। इकिगाई सिर्फ ओकिनावा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जापानी संस्कृति और दर्शन का एक हिस्सा है जो हर इंसान के लिए प्रासंगिक हो सकता है। किताब में कोई जटिल नियम या सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह साधारण बातों पर ध्यान देती है, जैसे रोज की छोटी खुशियां, संतुलित जीवन और सकारात्मक सोच। ओकिनावा के लोग अपनी सादगी और संतुलन से यह साबित करते हैं कि लंबी उम्र कोई जादू नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है। चैप्टर 1 इकिगाई क्या है। पहला चैप्टर इकिगाई की मूल अवधारणा को पेश करता है। इकिगाई जापानी भाषा का एक शब्द है जो दो हिस्सों से मिलकर बना है। इकी का मतलब है जीवन और गाई का मतलब है मूल्य या उद्देश्य। इसका पूरा अर्थ है वो चीज जो आपके जीवन को अर्थ देती है। लेखक कहते हैं कि इकिगाई हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए यह बागवानी करना हो सकता है, किसी के लिए अपने बच्चों के साथ समय बिताना, या कोई ऐसा शौक जो उन्हें खुशी देता हो। ओकिनावा के लोग इसे अपनी जिंदगी का आधार बनाते हैं। यह वो वजह है जो उन्हें हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें सक्रिय रखती है। लेखक बताते हैं कि पश्चिमी देशों में लोग अक्सर रिटायरमेंट के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। वे अपने काम से अलग हो जाते हैं और जीवन में उद्देश्य खो देते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी अपने इकिगाई को नहीं छोड़ते। ओकिनावा में बुजुर्ग लोग अपने रोज के कामों में लगे रहते हैं, चाहे वो बागवानी हो, सामुदायिक गतिविधियां हो या कोई छोटा मोटा शौक। यह उनकी सेहत और खुशी का एक बड़ा कारण है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इकिगाई कोई बड़ी उपलब्धि या लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह रोज की छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, जैसे सुबह की चाय बनाना, दोस्तों से मिलना या प्रकृति के साथ समय बिताना। ओकिनावा के लोग इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं और इसी से उनकी जिंदगी संतुलित और सुखद रहती है। ये चैप्टर हमें इकिगाई को समझने का पहला कदम देता है और बताता है कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो लंबी उम्र और खुशी का आधार बन सकती है। लेखक इस अवधारणा को साधारण शब्दों में समझाते हैं और हमें ओकिनावा के लोगों के जीवन से जोड़ते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि इकिगाई कोई जटिल चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे रोज के जीवन में पहले से मौजूद हो सकती है। ओकिनावा के लोग इसे अपने छोटे छोटे कामों में ढूंढते हैं और इसी से उनकी जिंदगी में संतुलन बना रहता है। लेखक कहते हैं कि इकिगाई वह चीज है जो आपको जीने की वजह देती है और ओकिनावा के लोग इसे अपनी सादगी भरी जिंदगी में लागू करते हैं। ये चैप्टर हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी चीज ढूंढें जो हमें खुशी और उद्देश्य दे। चैप्टर 2 लंबी उम्र के रहस्य। दूसरा चैप्टर ओकिनावा के लोगों की जीवनशैली पर गहराई से प्रकाश डालता है। ओकिनावा को लंबी उम्र का द्वीप कहा जाता है क्योंकि वहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग बहुत हैं। लेखक बताते हैं कि यह सिर्फ अच्छे जीन की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की आदतें इसमें बड़ा रोल निभाती हैं। वे एक खास नियम का पालन करते हैं जिसे हारा हाचीबू कहते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने पेट को 80% ही भरते हैं। वे कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाते, जिससे उनका शरीर हल्का रहता है, पाचन तंत्र पर जोर नहीं पड़ता और बीमारियां कम होती हैं। ओकिनावा के लोग शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। वे बागवानी करते हैं, पैदल चलते हैं और हल्का व्यायाम करते हैं। ये सक्रियता उनकी उम्र बढ़ने के बाद भी बनी रहती है। उनकी डाइट में सब्जियां ज्यादा होती हैं, जैसे शकरकंद, हरी सब्जियां, सोया से बने उत्पाद और मछली। वे लाल मांस बहुत कम खाते हैं, जिससे उनका दिल स्वस्थ रहता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है। लेखक बताते हैं कि उनकी जीवनशैली में तनाव बहुत कम होता है। वे ध्यान करते हैं, प्रकृति के साथ समय बिताते हैं और सामाजिक रिश्तों को मजबूत रखते हैं। ओकिनावा में मोआई नाम की एक परंपरा है जिसमें लोग छोटे समूह बनाते हैं। ये समूह दोस्तों या परिवार के सदस्यों का हो सकता है और ये एक दूसरे का साथ देते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव उनकी मानसिक सेहत को ठीक रखता है और अकेलेपन से बचाता है। लेखक कहते हैं कि ओकिनावा के लोग प्रकृति के करीब रहते हैं। वे अपने खेतों में काम करते हैं, ताजी हवा में सांस लेते हैं और सूरज की रोशनी में समय बिताते हैं। ये सब उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद है। ये चैप्टर हमें उनकी सादगी भरी लेकिन प्रभावी जीवन शैली दिखाता है और सिखाता है कि छोटे छोटे बदलाव हमारी उम्र और खुशी को बढ़ा सकते हैं। ओकिनावा के लोग अपनी इन आदतों से साबित करते हैं कि लंबी जिंदगी का रहस्य बड़ी चीजों में नहीं बल्कि रोज की छोटी आदतों में है। लेखक इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि ओकिनावा के लोग अपने खाने को धीरे धीरे खाते हैं। वे हर निवाले का स्वाद लेते हैं और खाने को जल्दबाजी में खत्म नहीं करते। यह उनकी सेहत के लिए अच्छा है और उनके शरीर को जरूरी पोषण देता है। वे अपने दिन को संतुलित रखते हैं और हर काम को समय देते हैं। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हमें भी अपनी जिंदगी में संतुलन लाना चाहिए और अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। चैप्टर 3 इकिगाई का दर्शन। तीसरा चैप्टर इकिगाई को 4 मुख्य तत्वों में बांटकर समझाता है। लेखक कहते हैं कि इकिगाई 4 चीजों का मिलन है। पहला तत्व है वो जो आपको पसंद है।
दूसरा तत्व है वो जिसमें आप अच्छे हैं, तीसरा तत्व है वो जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, और चौथा तत्व है वो जो दुनिया को कुछ देता है। इन चारों का संतुलन ही आपकी इकिगाई बनाता है। लेखक बताते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी गायब हो तो जीवन में कुछ कमी रह जाती है। ओकिनावा के लोग अपने काम और शौक को एक साथ जोड़ते हैं। वे अपने रोज के कामों को इस तरह से करते हैं कि वो उन्हें खुशी दे। लेखक कहते हैं कि वे कभी जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि हर काम को धीरे और ध्यान से करते हैं। ये दर्शन उनकी जिंदगी को संतुलित रखता है और उन्हें तनाव से दूर रखता है। ओकिनावा के लोग अपने काम में उद्देश्य ढूंढते हैं, चाहे वो बागवानी हो, खाना बनाना हो या दोस्तों के साथ समय बिताना। लेखक जापानी संस्कृति के कुछ और पहलुओं को भी सामने लाते हैं, जैसे वाबी साबी, जो अधूरी चीजों में सुंदरता देखने की कला है। इसका मतलब है कि आपको हर चीज को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी सादगी में सुंदरता देखनी चाहिए। दूसरा पहलू है इचिगो इचे, जो हर पल को अनोखा मानने का नजरिया है। इसका मतलब है कि हर मुलाकात, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो दोबारा ना आए। ओकिनावा के लोग इस दर्शन को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। वे हर दिन को नए सिरे से जीते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। लेखक कहते हैं कि यह दर्शन हमें सिखाता है कि अपने भीतर शांति और उद्देश्य ढूंढना जरूरी है। इकिगाई सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का पूरा नजरिया है। ओकिनावा के लोग इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं और यही उनकी खुशी और लंबी उम्र का आधार है। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि इकिगाई एक गतिशील चीज है, ये समय के साथ बदल सकती है और हमें इसे लगातार खोजते रहना चाहिए। ओकिनावा के लोग अपने जीवन को सादगी से जीते हैं और अपने काम में संतुलन बनाए रखते हैं। ये चैप्टर हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में इन 4 तत्वों को ढूंढें और अपनी इकिगाई को पहचानें। चैप्टर 4, अपनी इकिगाई खोजें। चौथा चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि अपनी इकिगाई को खोजना हर इंसान के लिए जरूरी है। लेखक कहते हैं कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यह आपके जीवन को सार्थक बनाती है। इकिगाई ढूंढने के लिए आपको खुद से सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल है कि आपको क्या करना पसंद है, यह वो चीज है जो आपको खुशी देती है। दूसरा सवाल है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, यह वो कौशल है जो आपके पास पहले से है। तीसरा सवाल है कि आप किससे पैसे कमा सकते हैं, यह वो काम है जो आपको आर्थिक रूप से सहारा दे सकता है। और चौथा सवाल है कि आप दुनिया को क्या दे सकते हैं, यह वो योगदान है जो आपके जीवन को बड़ा अर्थ देता है। ओकिनावा के लोग अपनी इकिगाई को बचपन से ही पहचान लेते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति में काम और शौक के बीच ज्यादा फर्क नहीं होता। वहाँ के लोग अपने शौक को काम की तरह लेते हैं और काम को शौक की तरह करते हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में लोग अक्सर अपनी नौकरी को बोझ समझते हैं। वे अपने काम से खुशी नहीं लेते और इस वजह से वे अपने इकिगाई से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम में उद्देश्य ढूंढ लें तो ये बोझ कम हो सकता है। लेखक सुझाव देते हैं कि छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे हर दिन कुछ नया आजमाना, अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करना या अपने काम को नए तरीके से देखना। ओकिनावा के लोग अपने रोज के कामों में उद्देश्य ढूंढते हैं, जैसे बागवानी करना, मछली पकड़ना या सामुदायिक गतिविधियों में हिस्सा लेना। ये चैप्टर हमें प्रेरणा देता है कि इकिगाई कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर ही छिपी होती है। इसे खोजने के लिए धैर्य चाहिए, आत्म जागरूकता चाहिए और अपने जीवन को गहराई से देखने की जरूरत है। ओकिनावा के लोग इसे अपनी सादगी भरी जिंदगी में लागू करते हैं और यही उनकी लंबी उम्र और खुशी का एक बड़ा कारण है। लेखक कहते हैं कि इकिगाई ढूंढना एक यात्रा है और इस यात्रा में आपको अपने आप को समझना होगा। ओकिनावा के लोग अपने जीवन को संतुलित रखते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जो हमें उद्देश्य दे। चैप्टर 5, फ्लो में रहना। 5वां चैप्टर फ्लो की अवधारणा को विस्तार से समझाता है। फ्लो वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। लेखक कहते हैं कि यह इकिगाई का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यह आपको अपने काम से गहराई से जोड़ता है। ओकिनावा के लोग अपने रोज के कामों में फ्लो का अनुभव करते हैं, जैसे बुनाई करना, चाय बनाना, खेत में काम करना या मछली पकड़ना। लेखक बताते हैं कि फ्लो तभी आता है जब काम आपके कौशल के स्तर से मेल खाता हो। अगर काम बहुत आसान हो तो आप बोर हो जाते हैं और अगर बहुत मुश्किल हो तो आप तनाव में आ जाते हैं। लेकिन जब ये संतुलन में हो तो आप उस काम में पूरी तरह खो जाते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग अपने काम को धीरे और ध्यान से करते हैं। वे उसमें जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि हर कदम को आनंद के साथ पूरा करते हैं। लेखक कहते हैं कि आधुनिक जीवन में लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। वे एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका ध्यान बंट जाता है और फ्लो का अनुभव कम होता है। लेकिन ओकिनावा में ऐसा नहीं है। वहाँ लोग एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं। इससे उनका दिमाग शांत रहता है और वे खुश रहते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि फ्लो को अपने जीवन में लाने के लिए आपको अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर हिस्से को पूरी एकाग्रता से करना चाहिए। ओकिनावा के लोग अपने शौक और काम को इस तरह से करते हैं कि वे उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग महिला बुनाई करते वक्त हर धागे पर ध्यान देती है या कोई पुरुष खेत में काम करते वक्त हर पौधे को समय देता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फ्लो खुशी और संतुष्टि का एक बड़ा स्रोत है। इसे पाने के लिए सादगी चाहिए, एकाग्रता चाहिए और अपने काम को प्रक्रिया के रूप में देखने की जरूरत है। ओकिनावा की जीवन शैली हमें दिखाती है कि रोजमर्रा के कामों में भी गहरा आनंद हो सकता है। लेखक कहते हैं कि फ्लो वो स्थिति है जो आपको अपने काम से प्यार करने के लिए प्रेरित करती है और ओकिनावा के लोग इसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं।
चैप्टर 6 धीरे चलने की कला। छठा चैप्टर जापानी कहावत धीरे चलो तो लंबा चलो पर आधारित है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग जल्दबाजी से बचते हैं। वे हर काम को अपने समय पर करते हैं और जीवन को भागदौड़ की तरह नहीं लेते। आधुनिक दुनिया में लोग हमेशा तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। वे हर चीज को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, जिससे उनका तनाव बढ़ता है और उनकी सेहत खराब होती है। लेकिन ओकिनावा में ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने दिन को धीरे धीरे शुरू करते हैं और हर काम को शांति से करते हैं। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यह धीमापन उनकी लंबी उम्र का एक बड़ा कारण है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग अपने काम को जल्दी खत्म करने की बजाय उसे प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जैसे बागवानी करते वक्त वे हर पौधे को समय देते हैं, हर पत्ते को देखते हैं और उस प्रक्रिया में खुशी ढूंढते हैं। खाना बनाते वक्त वे हर चीज को ध्यान से तैयार करते हैं और उसमें जल्दबाजी नहीं करते। ये धीरे चलने की कला उन्हें तनाव से बचाती है और मानसिक शांति देती है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक जीवन में लोग हर चीज को जल्दी करना चाहते हैं। वे अपने काम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं ताकि अगले काम पर जा सकें, लेकिन इससे वे अपने स्वास्थ्य और खुशी को नुकसान पहुंचाते हैं। ओकिनावा के लोग हर दिन को नए सिरे से जीते हैं। वे अपने काम में संतुलन बनाए रखते हैं और हर पल को महत्व देते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि तेजी से जीने की बजाय धीरे और सजग होकर जीना ज्यादा फायदेमंद है। ओकिनावा की यह जीवनशैली हमें दिखाती है कि सादगी और धैर्य लंबी उम्र और खुशी का आधार हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने जीवन में धीमापन लाना चाहिए। अपने काम को जल्दबाजी में खत्म करने की बजाय उसे प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए और हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। ओकिनावा के लोग इस कला को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं और इसी से उनकी जिंदगी सुखद और लंबी रहती है। चैप्टर 7 लचीलापन और तनाव से निपटना। 7वां चैप्टर लचीलापन और तनाव को संभालने की कला पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग जीवन में आने वाली मुश्किलों को आसानी से स्वीकार करते हैं। वे इसे जापानी दर्शन शिकाता गा नाई के साथ जोड़ते हैं, जिसका मतलब है कि जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उन्हें स्वीकार करो। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे इसे एक प्राकृतिक हिस्सा मानते हैं और उससे लड़ने की बजाय उसे बहने देते हैं। लेखक कहते हैं कि यह लचीलापन उनकी लंबी उम्र का एक बड़ा कारण है। वे जापान के एक और दर्शन मुशिन को भी समझाते हैं, जिसका मतलब है बिना दिमाग के। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप अपने विचारों को शांत करते हैं और वर्तमान में रहते हैं। ओकिनावा के लोग ध्यान और सांस लेने की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका दिमाग शांत रहता है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में लोग तनाव को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। वे हर छोटी बात को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन ओकिनावा में ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग अपने जीवन को सादगी से जीते हैं और तनाव को कम करने के लिए प्रकृति के साथ समय बिताते हैं। वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे उन्हें भावनात्मक सहारा मिलता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि तनाव से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना जरूरी है। ओकिनावा के लोग अपने दैनिक जीवन में इस दर्शन को लागू करते हैं, जैसे वे सुबह ध्यान करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं और अपने समुदाय के साथ समय बिताते हैं। लेखक कहते हैं कि यह लचीलापन उन्हें मुश्किल हालात में भी खुश रखता है और उनकी सेहत को बेहतर बनाता है। ये चैप्टर हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में लचीलापन लाएं और तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। चैप्टर 8 सक्रिय रहना और कभी रिटायर न होना। 8वां चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। लेखक बताते हैं कि पश्चिमी देशों में लोग एक उम्र के बाद काम छोड़ देते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन ओकिनावा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ के बुजुर्ग लोग अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक सक्रिय रहते हैं। वे अपने रोज के कामों में लगे रहते हैं, जैसे बागवानी करना, मछली पकड़ना या अपने समुदाय की मदद करना। लेखक कहते हैं कि यह सक्रियता उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए जरूरी है। ओकिनावा के लोग अपने शरीर को हल्के व्यायाम के जरिए स्वस्थ रखते हैं। वे पैदल चलते हैं, खेतों में काम करते हैं और अपने रोज के कामों को धीरे धीरे करते हैं। लेखक बताते हैं कि जापानी संस्कृति में काम को जीवन का हिस्सा माना जाता है और इसे छोड़ना उनके लिए अस्वाभाविक है। ओकिनावा के लोग अपने काम में उद्देश्य ढूंढते हैं और इसे अपनी इकिगाई का हिस्सा बनाते हैं। वे अपने कौशल को बुढ़ापे में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग महिला बुनाई करती है या कोई पुरुष अपने खेत में सब्जियां उगाता है। लेखक कहते हैं कि यह सक्रियता उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत रखती है, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखती है। आधुनिक दुनिया में लोग रिटायरमेंट को आराम की शुरुआत मानते हैं, लेकिन ओकिनावा में यह एक नई शुरुआत है। वहाँ के लोग अपने जीवन को खाली नहीं छोड़ते, बल्कि इसे नए तरीकों से भरते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि उम्र बढ़ने के बाद भी सक्रिय रहना जरूरी है और काम को छोड़ने की बजाय उसे अपनी इकिगाई से जोड़ना चाहिए। ओकिनावा के लोग इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं और इसी से उनकी जिंदगी लंबी और सुखद रहती है। चैप्टर 9 ओकिनावा के लोगों से सबक। 9वां चैप्टर किताब का आखिरी चैप्टर है और यह ओकिनावा के लोगों से मिले सबक को समेटता है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए सादगी जरूरी है। वे अपनी डाइट को संतुलित रखते हैं, कम खाते हैं और हारा हाचिबू का नियम मानते हैं। वे शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं और अपने शरीर को हल्के व्यायाम के जरिए स्वस्थ रखते हैं। लेखक कहते हैं कि ओकिनावा के लोग अपने समुदाय के साथ जुड़े रहते हैं
और मोआई के जरिए एक दूसरे का साथ देते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव उनकी मानसिक सेहत के लिए जरूरी है। वे प्रकृति के करीब रहते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं और ताजी हवा में समय बिताते हैं। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई को कभी नहीं छोड़ते। वे अपने काम और शौक को एक साथ जोड़ते हैं और हर दिन को उद्देश्य के साथ जीते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में संतुलन लाना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को ढूंढना चाहिए। ओकिनावा के लोग तनाव को अच्छे से संभालते हैं, वे ध्यान करते हैं और वर्तमान में जीते हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी जिंदगी हमें यह दिखाती है कि खुशी और लंबी उम्र बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में छिपी है। ये चैप्टर किताब के सारे सबक को एक साथ लाता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को लागू करें। ओकिनावा के लोग अपनी सादगी, संतुलन और उद्देश्य से भरी जिंदगी से हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए। समापन किताब का समापन लेखक इस बात पर करते हैं कि इकिगाई एक ऐसी अवधारणा है जो हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। ओकिनावा के लोगों की जिंदगी हमें दिखाती है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए हमें सादगी अपनानी चाहिए। लेखक कहते हैं कि यह किताब हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने इकिगाई को ढूंढें और अपने जीवन को उद्देश्य से भरें। ओकिनावा के लोग अपनी छोटी छोटी आदतों से साबित करते हैं कि खुशी और सेहत जटिल चीजों में नहीं बल्कि रोज की साधारण बातों में है। वे अपनी डाइट, सक्रियता, सामाजिक जुड़ाव और मानसिक शांति से ये दिखाते हैं कि हमें भी अपने जीवन में संतुलन लाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि इकिगाई कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यह एक नजरिया है जो हमें हर दिन को नए सिरे से जीने के लिए प्रेरित करता है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने चाहिए और अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए। ओकिनावा के लोगों की जिंदगी एक मिसाल है जो हमें दिखाती है कि सादगी और उद्देश्य से भरा जीवन लंबी और खुशहाल जिंदगी का आधार हो सकता है। लेखक इस किताब को इस संदेश के साथ खत्म करते हैं कि हमें अपने इकिगाई को खोजना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारा इकिगाई किताब की समरी। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या आप अपनी इकिगाई ढूंढ रहे हैं। हम मिलते हैं अगले भाग में, तब तक खुश रहें, सादगी से जिएं और अपने उद्देश्य को ढूंढते रहें। ओकिनावा के लोग हमें यही सिखाते हैं। तो चलो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हम अगले वीडियो में मिलते हैं।